नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गाजियाबाद से खबर है जहां पर डासना जेल से कोर्ट के लिए शहनवाज उर्फ बद्दो रवाना हो गया है। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाया गया बाहर। मोबाइल कंप्यूटर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। बद्दो की मौजूदगी में जांच को भेजा जाएगा मोबाइल कंप्यूटर। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले बद्दो के भी साइन होंगे। प्रक्रिया पूरी होते ही वापस जेल भेजा जाएगा बद्दो को। तो डासना जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो गया है शहनवाज बद्दो। ये वही शहनवाज बद्दो है ये वही जिहादी है जिसने बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराया। शहनवाज बद्दो जिहादी ये रवाना हो गया है अब कोर्ट के लिए डासना जेल से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद की डासना जेल से शहनवाज बद्दो कोर्ट के लिए रवाना हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डासना जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो गया है शहनवाज बद्दो। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं इंडिया वॉइस पर। जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो गया है बद्दो। गाजियाबाद की डासना जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो गया है। जांच के लिए बाहर लाया गया है बद्दो को। बद्दो की मौजूदगी में जांच को भेजा जाएगा मोबाइल कंप्यूटर। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले बद्दो के साइन भी होने हैं। सिग्नेचर करेगा शहनवाज बद्दो जिहादी। प्रक्रिया पूरी होते ही वापस जेल भेजा जाएगा बद्दो को। बद्दो की मौजूदगी में जांच को भेजा जाएगा मोबाइल फोन। जेल से कोर्ट के लिए बद्दो रवाना हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बद्दो की मौजूदगी में जांच को भेजा जाएगा मोबाइल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेल से कोर्ट के लिए बद्दो रवाना हो गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले बद्दो के साइन भी होंगे। प्रक्रिया पूरी होते ही वापस जेल भेजा जाएगा शहनवाज बद्दो। जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो गया बद्दो। जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए लाया गया बाहर। जांच के लिए बाहर लाया गया है। जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाहर लाया गया है। मोबाइल कंप्यूटर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बद्दो की मौजूदगी में जांच को भेजा जाएगा मोबाइल कंप्यूटर। जेल से कोर्ट के लिए बद्दो रवाना हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा बद्दो। गाजियाबाद की डासना जेल से कोर्ट के लिए शहनवाज उर्फ बद्दो रवाना हो गया है। जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाहर लाया गया है बद्दो को और कोर्ट के लिए जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ इस शहनवाज बद्दो का फोन और कंप्यूटर भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच के लिए बाहर लाया जा रहा है बद्दो को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डासना जेल में बंद है शहनवाज बद्दो जिसने धर्मांतरण कराया था बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए। और इसका मास्टरमाइंड अभी भी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शहनवाज बद्दो मुंबई में रह के इस तरह से पूरा ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था और अब डासना जेल में बंद है और इसे कोर्ट लाया जा रहा है। डासना जेल से फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है बद्दो की मौजूदगी में जांच को भेजा जाएगा मोबाइल।
नदीम शाहीन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। नदीम, बद्दों को ले जाया जा रहा है फॉरेंसिक जांच के लिए, क्या जानकारी? देखिए, बद्दों की फिलहाल मैं जानकारी बता दूं आपको। गाजियाबाद में बड़ा कह सकते हैं बड़ा चौंकाने वाला ये मामला था। जिस तरीके से गाजियाबाद की तमाम अधिकारी इस मामले पर लगे हुए थे, उनसे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से सामाजिक बद्दों को दाखला जेल से सीधा फॉरेंसिक के लिए ले जाया जा रहा है। जो जो उसके पास सामान बरामद हुए थे, उन सामानों को भी कहीं ना कहीं उन सामानों को उसकी जो सुपुर्दगी में है उसके साइन करवाने के बाद ही, जैसे उसके पीसी था, उसका मोबाइल था, उनको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनको उसकी साइन करवाने के बाद ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जांच होगी और एनएसए की जो बात गाजियाबाद पुलिस ने की थी, वो भी कहीं ना कहीं उसकी जांच जो उसकी प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाएगी। फिलहाल जो जांच का विषय है वो लगातार चल रहा है। सामाजिक बद्दों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, ना कि वो कम होने का नाम लेंगे। जिस तरीके से हालात थे, जिस तरीके से जो धरांतरण का मामला था, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में उसका खून पकड़ लिया था। जिस तरीके से गाजियाबाद में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रहा है। चर्चा का विषय के साथ साथ गुजरात और उसके साथ साथ फरीदाबाद और जो चंडीगढ़, पंजाब, ऐसी जगह भी बच्चों के जो धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है। एटीएस और आईपीसी इसमें जांच कर रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब बद्दों को कौन सी फॉरेंसिक लैब में ले जाया जा रहा है? खबर ये थी कि जेल से कोर्ट के लिए भी निकला है बद्दो। देखिए, फिलहाल जो गाजियाबाद पुलिस है, जो आईबी है, जो एटीएस है, वो फिलहाल मीडिया से बहुत बची हुई है, क्योंकि मीडिया को कोई भी बात बताने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से सूत्र द्वारा ये सारी जानकारी मिलती है या अपने स्तर से ये जानकारियां जुटाई जाती है, उन जानकारियों पर ही बात का जो बात चल रही है। हालांकि ये कहना भी मुश्किल है कि उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है। फिलहाल इसकी जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी और उसके बाद ही उसका जो गाजियाबाद पुलिस है वो कहीं इसका वर्जन देगी, जिसके बाद उसका पता चल पाएगा। ठीक है नदीम, पुलिस ने कुछ खुलासा किया है क्या कि अब तक कितने बच्चे इसका शिकार हुए जिन्होंने अपने धर्म को, अपने मजहब को बदला इसकी इस जिहादी की बातों में आकर? देखिए, फिलहाल गाजियाबाद से अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में एक केस ऐसा सामने आया था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस के पास एक गुजरात से कॉल आई थी, जिसमें 400 लोगों का, 400 बच्चों का धर्मांतरण का मामला सामने आया था। उसके साथ साथ एक मामला और भी देखने को मिला था, जो कि चंडीगढ़, पंजाब और फरीदाबाद और हरियाणा में भी ऐसे कुछ कई मामले थे जहाँ पर गाजियाबाद पुलिस ने जाकर तफ्तीश की। हालांकि इसकी एक लिस्ट बनाई गई है, किन किन लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। उन लोगों से बातचीत का दौर लगातार जारी है और उन लोगों से बातचीत भी की जा रही है। उन लोगों से पूछा भी जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले में आप गेमिंग के माध्यम से आए, किस तरीके से आपसे बातचीत करते थे, वो सारा भी जांच का विषय चल रहा है। जिस तरीके से इसको पकड़ना बेहद मुश्किल था और मुंबई से जिस तरीके से इसको पकड़ के लाया गया है, उसके बाद इसके सवालों की एक फहरिस्त की जो लंबी लिस्ट थी, उससे बात की जानी थी, वो लगातार उससे चल रही है। हालांकि बड़ा एकदम कह सकते हैं बड़ी एजेंसियां भी इस पर काम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा एक खुलासा, जो खुलासा गाजियाबाद पुलिस का दावा था, वो बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं होने वाला है। जी ठीक है नदीम, बाकी के जो आरोपी फरार बताए जा रहे थे उनको लेकर पुलिस का क्या कहना है? कब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जो फरार आरोपी हैं उनको? देखिए, फिलहाल इसमें जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन जिन लोगों का इसमें फिलहाल इसमें जिस तरीके से मस्जिद के जो सदस्य थे अब्दुल रहमान नन्नी, उनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जो इसमें मामला सामने आ रहा था वो कहीं ना कहीं शाहनवाज और बद्दों का था, जो कि मुख्य आरोपी, इसको छेड़ा दिया था कि लास्ट का मुख्य आरोपी यही है। तो उसको भी मुंबई से 11 दिन के बाद इसको पकड़ा गया, जो कि मुंबई पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया था, जिसके बाद कई दबिशें वहां दी गई थी। हालांकि जिनके नाम और बताए गए हैं वो लोग फरार है, उसकी प्रक्रिया गाजियाबाद पुलिस जो है वो कर रही है। उनको पकड़ने का प्रयास गाजियाबाद पुलिस का है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इस केस को बड़ी सख्ती से लिया था, जिस तरीके से इसमें पकड़ धकड़ हुई है और उसके बाद जो आरोपी जो जेल गए हैं, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी तरीके से इस कार्यों को लिया और उसमें बड़ी जो जांच एजेंसियां है वो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस पे लगातार बातचीत करती रही है। बातचीत के दौर पे इन जो चीजें हैं, इसकी फास्ट टीम और इसके जो डाटा निकले हैं, जो इसके अकाउंट है, उन सब पर भी गाजियाबाद पुलिस काम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। बिहार की सियासत में रामचरितमानस पर विवाद फिर से शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग एक दूसरे को लड़ाने के लिए लगे हैं और ऐसा कब तक चलेगा। अभी लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं, एक समय था जब रामचरितमानस को मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठाकर देखिए, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा। एक मुस्लिम की लड़की जब भागवत कथा के लिए पुरस्कार जीतती है तो लोग कुछ नहीं बोलते। जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त मुसलमान को देश से भगा देना चाहिए था। वहीं इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बता दें कि इससे पहले नीतीश सरकार ने आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार इसे दिया था। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। 12 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है,
उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। और बात मुंबई की, जहां पर राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड जियो सेंटर बीकेसी मुंबई में उद्घाटन किया गया। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में शामिल हुए स्पीकर सतीश महाना और बेल बजाकर उद्घाटन सत्र की शुरुआत उन्होंने की। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में, जहां यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे और बेल बजाकर, घंटी बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उधर नोएडा के किसानों का सेक्टर 6 प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन। पहले आश्वासन पर किसानों ने धरना खत्म किया। काफी दिनों इंतजार करने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। आज नोएडा प्राधिकरण का घेराव करेंगे किसान। नोएडा प्राधिकरण पर भारी पुलिस बल, पीएसी बल मौजूद है। कुछ ही समय में किसान पहुंचेंगे प्राधिकरण। काफी दिनों के इंतजार करने के बाद समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते नोएडा प्राधिकरण पर किसान घेराव करेंगे आज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर घेराव करेंगे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी बल मौजूद है। स्थिति से निपटने के लिए नोएडा के किसानों का सेक्टर 6 प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन है। पहले आश्वासन पर किसानों ने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हुई। लंबे इंतजार करने के बाद भी समाधान नहीं निकला और किसानों को मजबूरन बस आज नोएडा प्राधिकरण का घेराव करना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण का घेराव करेंगे। हालांकि किसी भी तरह की कोई उस तरह हिंसा की तस्वीर सामने ना आए, कोई उपद्रव की तस्वीर सामने न आए, इसको लेकर भारी पुलिस बल और पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है। ये आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरों में। न्यूज रूम से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, पूरी खबर क्या है? दरअसल क्यों किसान धरना करने आ रहे हैं नोएडा प्राधिकरण पर? देखिए शिवम, बिल्कुल नोएडा प्राधिकरण पे एक बार फिर से किसानों ने अपना हल्ला बोल दिया है। बताया जा रहा है कि किसान 10% की जो आबादी है, 10% का जो मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने एक बार फिर से अपना धरना प्रदर्शन कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसानों ने पहले भी 122 दिन अपना धरना प्रदर्शन नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ चलाया था 2021 में, लेकिन उसके बाद सांसद और यहाँ के जो विधायक हैं पंकज सिंह, उन दोनों की वार्ता होने के बाद नोएडा की जो सीओ ऋतु महेश्वरी, इनसे वार्ता कराने के बाद भी आखिरकार इस तरीके की जानकारी सामने आई थी। जब उनकी वार्ता कराई गई थी तो वार्ता में जो है विफल नहीं हो पाया था, तो उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया था किसानों को कि आखिरकार एक बार फिर से जो है किसानों ने कहा है कि आश्वासन देने का कार्य जो है नोएडा प्राधिकरण करता है, लेकिन उसके बाद ही नोएडा प्राधिकरण जो है वादों पे खरा नहीं उतरता। लेकिन किसानों ने एक बार फिर से अपना मन बना लिया, क्योंकि किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा में भी जो है किसान जो है लगातार 50 दिन से ज़्यादा हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज़ जो है मांगों को मनवाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण की जो है सुनने को नाकाम हो रहा है। जहां आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहां पर डेलीगेशन जो है पहुंचा हुआ है, किसानों से मुलाकात भी करेगा। तो वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के अंदर भी किसान जो एकजुट होकर अब हरौला बारात घर से चल के नोएडा प्राधिकरण की तरफ जा रहे हैं। नोएडा से जो ऋतु महेश्वरी हैं सीओ, उनके वहां दफ्तर के बाहर जा रहे हैं। उनके वहां पर साफ तौर पर जो है बैरिगेटिंग लगा दी गई है, पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। कहा जा रहा है कि किसान किसी तरीके की जो है यहाँ पर अभद्रता ना कर दे, तो उसको देखने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात किया गया है। जी ठीक है, इसके साथ साथ कौन सी मांगे हैं नितिन किसानों की, जिन मांगों को लेकर किसान हल्ला बोल के मूड में आ गए हैं, और क्या आश्वासन सरकार की तरफ से पहले मिला था जो पूरा नहीं हुआ अब तक?
देखिए शिवम, बिल्कुल 10% मुआवजे को लेकर इनकी मांगे हैं। वहीं आबादी जो रहती है, जो खाली प्लॉट्स पड़े रहते हैं, उनको किसानों को कहना है कि 5% के प्लॉट्स जो हैं किसानों को दिए। 450 मीटर की जगह 1000 वर्ग मीटर का जो प्लॉट्स है यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण दे। लेकिन उसके बाद भी इनकी जो मांगे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें मांगे, क्योंकि मुआवजे को लेकर भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और वहाँ जो तमाम ऐसी जगह है जो नोएडा संपत्ति है, नोएडा प्राधिकरण की जो संपत्ति है, जो किसानों ने पहले उसको घेरा हुआ था, लेकिन उसको तोड़ने की जो बात क्या प्राधिकरण करता है अपनी तरफ से, तो प्राधिकरण की तरफ से जब तोड़ने के लिए वहाँ बिल्डोजर वगैरह जाते हैं तो उसको देखते हुए किसान काफ़ी दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर से 122 दिन बाद किसान दोबारा लौटे नोएडा प्राधिकरण की तरफ। खुद इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह खलीफा, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब की बार जो है आर पार की लड़ाई रहेगी और किसान जो है समझौता करे बगैर जो है घर नहीं लौटेंगे। क्योंकि उससे पहले आश्वासन जो है सांसद जो है यहाँ के नोएडा के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा और यहाँ के जो विधायक है पंकज सिंह, उन दोनों लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उन दोनों लोगों ने नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है रितु महेश्वरी, उनसे मुलाकात उन लोगों की करा दी गई थी। तो कराने के बाद भी उन्हें आश्वासन दे दिया गया था। उस समय जो है किसानों को धरना प्रदर्शन जो है समाप्त करा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने कहा कि 122 दिन होने के बाद भी जो है कोई ऐसी मांगे नहीं मानी गई। जो प्राधिकरण ने जो है विधायक और सांसद के सामने अपनी बातें रखी थी तो उनको जो है मानने की बात कर दी थी, लेकिन अभी तक उन पर जो है कार्य शुरू नहीं किया गया। तो उसको देखते हुए किसानों ने एक बार फिर से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, उसके साथ साथ अब तैयारियां भी पुख्ता हैं प्रशासन की ओर से, किसी प्रकार की कोई उपद्रव की स्थिति ना बने इस धरना प्रदर्शन के दौरान। बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पर भोगांव में सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि सीआरपीएफ में चालक के पद पर तैनात थे और भोपाल में ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई है। इसके बाद सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को लेकर गाँव पहुंचे, तो वहाँ परिवार जनों में शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग रखी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राजनीतिक दल के लोग गांव और पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद रहे। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत हो गई है। मैनपुरी का रहने वाला जवान था जो कि भोपाल में तैनात था। इसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को लाया गया मैनपुरी, लेकिन परिजनों ने और गांव वालों ने मांग की है कि मृतक जवान का पोस्टमार्टम कराया जाए और जिलाधिकारी के संज्ञान में पोस्टमार्टम अब कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार जवान की मृत्यु के क्या कुछ कारण रहे। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत हुई है। मैनपुरी से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्यूटी पर तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान ये मौत हुई है। मैनपुरी से खबर मुकेश जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, पूरी खबर क्या है, बताइए विस्तार से। आपको बता दें कि भोगांव थाना क्षेत्र के गांव सरैया के रहने वाले रंजीत पुत्र महाराज सिंह सीआरपीएफ में जवान थे और वह चालक की ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान उनकी हालत बिगड़ी और उनको भोपाल के ही हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद जब पार्थिव शरीर को सेना की टुकड़ी उनके गाँव लेकर आई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही। देर शाम जिलाधिकारी अविनाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने तत्काल रूप से सभी व्यवस्थाओं को लागू करते हुए उनका पोस्टमार्टम देर रात कराया गया है। परिवारजनों को तक और संदेह इस बात का है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। पर सेना के जवानों द्वारा जानकारी दी गई हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन परिवार के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, बाद पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पर पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार विदाई भी दी गई है। सीआरपीएफ की जवान की जो टुकड़ी आई थी। इस संदिग्ध परिस्थितियों में कैसे मौत हो गई, मतलब जान जाने से पहले जवान की क्या गतिविधियां थी, क्या कर रहे थे वो, क्या मतलब सो रहे थे, क्या हार्ट अटैक आया? सेना की जो टुकड़ी आई थी उनके अधिकारियों द्वारा बात की गई। उन्होंने साफ तौर से बताया पूरी ड्यूटी की गाड़ी चलाते थे। पूरी ड्यूटी करने के बाद वह अपने रूम पर आए, अचानक उनकी हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ने के बाद बिना कुछ देरी के उनको भोपाल जो हॉस्पिटल है वहां पर ले गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। कुछ देर बाद उनका उपचार भी हुआ है, मगर कुछ देर बाद उनकी तत्काल वहां मृत्यु हो गई। परिवार को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन सबको जब पार्थिव शरीर का गांव आया तो घर वाले इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। अभी परिजनों का क्या कहना है, परिजन क्या अंदेशा जता रहे हैं? परिजनों, उनके चाचा से बात की गई, रामपाल सिंह की, जो मैं बाइट किया उनसे बात की गई। उन्होंने बताया है कि उनके भतीजे की मौत हुई है,
मगर सेना पार्थिव शरीर को लेकर गांव तो आ गई है, मगर वह घर वाले इस चीज को नहीं मान रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम कराने की उनके द्वारा मांग की जा रही थी, इसी तर्ज पर पोस्टमार्टम कराया गया। तो ये सेना की गाड़ी चलाते थे मुकेश? जी जी, सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ में तैनात थे, सेना की गाड़ी चलाते थे, ड्यूटी करके आए थे, उसके बावजूद सब कुछ ठीक था, फिट था, कोई पहले से कोई बीमारी, कोई गंभीर इलाज तो नहीं चल रहा था, किसी बीमारी का इलाज? जी, कोई बीमारी का इलाज नहीं चल रहा था उनका। बिल्कुल साफ तौर से बात की जाए कि बिल्कुल ही कोई इलाज नहीं था किसी तरीके का, और अचानक ड्यूटी जो पूरी करके आए थे, क्योंकि अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं, आईजी रैंक के अधिकारी थे सेना के, उनकी गाड़ी चलाते हैं लगातार, कभी कोई किसी तरीके की उन्हें परेशानी नहीं हुई है। ड्यूटी खत्म करने के बाद रूप पर पहुंचे, उसके बाद वो अस्पताल आए थे, उसके बाद की डेथ। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मांझी के मामले पर बोले सीएम नीतीश कुमार, मांझी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, मैंने जेडीयू में विलय के लिए बोला था, साथ रहने पर बीजेपी का मैसेंजर बनते, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, नीतीश कुमार ने कहा। और उन्होंने कहा कि मांझी के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो बीजेपी के मैसेंजर बनते नहीं जाते, तो मैंने जेडीयू में विलय के लिए बोला था, नीतीश कुमार ने कहा है। साथ रहने पर बीजेपी का मैसेंजर बनते, संदेशवाहक बनते बीजेपी के, मुखबिरी करते बीजेपी के लिए, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है, पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे इधर। लखनऊ के इंद्रनगर क्षेत्र में घर में भीषण आग लग गई, जहां पर स्थानीय लोगों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने घर में फंसे बुजुर्ग को ताला तोड़कर सुरक्षित घर से बाहर निकाला। बता दें कि आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।